बट अगर हम लोग सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में हमारे पास 3 बुक्स हैं। पहला है पार्टनरशिप, दूसरा है बेटा कंपनी, आपका कंपनी अकाउंट्स कहते हैं इसे, और तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा था पहले, उसका एनालाइज करना हमें सिखाया जाता है, लेकिन हमने जो पढ़ा था एज एन अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि एक अकाउंटेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाता है। यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इनको नहीं आता डेबिट क्रेडिट, इनको नहीं पता कि भाई क्या रूल रेगुलेशन होता है, कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे ज़्यादातर एमबीए वालों को आपने देखा होगा, एमबीए करते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली लेकिन उन्होंने बीटेक कर रखा था, तो उनका काम किया जाके वो डेबिट क्रेडिट करेंगे जाके एमबीए में, वो एनालाइज करेंगे किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाके एनालाइज करते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रांच है, आगे चल के ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है ये ब्रांच। और अभी जो अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट है, इन तीनों को जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको थोड़ा सा समझो। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपने अकाउंटिंग सीखी थी कि भाई किसी चीज को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, किसी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हमें नहीं सीखना है, कहीं पे भी नहीं सीखना। मतलब आप पार्टनरशिप अगर पढ़ेंगे वहां पे भी नहीं सीखेंगे, कंपनी में भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नहीं सीखेंगे। ट्रांजैक्शन मतलब मेरा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, खरीदना बेचना, सैलरी देना, रेंट पे करना। ये हर कंपनी में, चाहे वो रिलायंस की कंपनी हो, चाहे वो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में सेम होता है। तो जो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है ना, जर्नल एंट्रीज वगैरह, रेंट की, सैलरी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, कैश बुक बनाना, ये हर कंपनी में, कितनी बड़ी कंपनी क्यों नहीं हो, सबका सेम होता है। सब अकाउंटेंट यही काम करते हैं। लेकिन कई सारी कंपनीज अलग अलग स्ट्रक्चर में बनी है। कुछ लोग सोल प्रोप्राइटर है तो सारा प्रॉफिट वो अपने कैपिटल के साथ साथ लेके चले जाते हैं। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो वो प्रॉफिट का बंटवारा होता है। और कई लोगों ने कंपनी एस्टैब्लिश कर रखा था जिसकी वजह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उसको प्रॉफिट देने पड़ते हैं डिविडेंड के नाम पे। तो जो हमें अकाउंटिंग सीखनी है अब वो ट्रांजैक्शंस वाली नहीं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, जर्नल एंट्री होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें हमें नहीं सीखनी। वो अकाउंटिंग हमारा खत्म हो गया था। हमें उसके बाद की लड़ाई स्टार्ट करनी है कि सर प्रॉफिट तो कंपनी ने कमा लिया, प्रॉफिट का करे क्या। 11th स्टैंडर्ड में हमने प्रॉफिट का क्या किया था सर, ऑनर एक था, सारा प्रॉफिट किसको दे दिया था, उस ऑनर को दे दिया। आज अगर ऑनर दो है तो क्या करें, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर दोनों में इस बात की भी लड़ाई हो सकती है कि भाई मैंने मेहनत कम किया, तुमने ज्यादा किया। इस बात की भी लड़ाई कर सकते हैं वो दोनों की यार मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया, तुमने कम लगाया। एक ये भी बोल सकता है जाके कि यार दुकान पे 6 महीने तक तो तुम आए भी नहीं, 6 महीने से मैं ही दुकान खोल रहा हूं। तो इसलिए हमें यह सिखाया जा रहा है कि प्रॉफिट निकालना आपको आ गया, अब प्रॉफिट के बंटवारे के टाइम पे आपको सीखना पड़ेगा पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही हमें पढ़ाया जा रहा है। अब पार्टनर्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉब्लम्स है अपनी, प्रॉफिट की लड़ाई तो अपनी जगह। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 पार्टनर हैं और अभी तीसरे की जरूरत पड़ गई, तो हमें यह सिखाया जाएगा कि अगर कोई नया पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि हम 3 हैं, उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो हमें उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। ऐसा भी पॉसिबल है कि 3 में से एक बंदा अपनी मर्जी से छोड़ के बिजनेस जा रहा है, रिटायरमेंट कहते हैं, हमें उसकी भी सीखनी। तो 11th में जो अकाउंटिंग हमने करी वहां की अकाउंटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था और यहाँ पे अकाउंटिंग का तरीका बिल्कुल अलग से चेंज हो जाएगा। अब 3 बुक्स हैं हमारे पास और तीनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 12th स्टैंडर्ड में ना बेटा, अगर एक बार बच्चा पीछे छूट जाता है ना तो वो छूट जाता है, वो बराबर नहीं कर पाता। आप ऐसा समझ लो जिसको ने 8th 9th तक मैथ्स नहीं पढ़ी, अचानक से उसने हाफ ईयरली में जाके मैथ्स स्टार्ट करा 10th का, उसके लिए बराबर करना बहुत मुश्किल है। ऐसे यहाँ पे 11th में नहीं मुश्किल है, 11th में 2 महीने पहले भी आप जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हो, पढ़ लेते हैं। 12th में नहीं होगा। 12th में
पॉसिबल ही नहीं कि आप उसको बराबर कर पाओगे। आपको शुरू से ही सिलेबस को लेके चलना पड़ेगा। तो आइए देखिए, आपके स्कूल के पास ना 3 ऑप्शन है, क्योंकि ये 3 बुक्स अलग अलग आती हैं। तो आपके स्कूल वाले क्या करते हैं, कुछ स्कूलों में पार्टनरशिप का बुक स्टार्ट कर दी जाती है। मार्केट में जब बुक आएगा टीएस अग्रवाल की, तो 3 अलग बुक्स होंगी। एक पार्टनरशिप होगी जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, फिर कंपनी है जिसके अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। ये 3 अलग अलग बुक्स आती हैं। ये जो कंपनी वाली बुक है बेटा, ये आएगी आपके रिजल्ट के बाद। जब 12th का रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद पब्लिशर्स इसको पब्लिश करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सिलेबस में चेंज वगैरह होता है तो सारी चीज़ें इसी में अमेंड करते हैं, वो इसी में लिखते हैं। ये वाली बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये मिल जाएगी। तो स्कूल वालों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर देंगे पढ़ाएंगे, या फिर क्यों क्या स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को करेंगे। मेजॉरिटी स्कूल पार्टनरशिप लेके चलता है, लेकिन फिर भी 2-4-5% ऐसे स्कूल हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लेके चलते हैं। अब हमारे लिए क्या पॉसिबल है, हम तो सिर्फ एक ही लेके चल सकते हैं ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं कि दोनों लेके जाएं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, तो अगले 4 महीने तक पार्टनरशिप ही पढ़ाया जाएगा, और एनालिसिस आप करते हैं तो वो 1 से 2 महीने पढ़ाया जाता है, उसके बाद चेंज हो जाता है। तो स्कूलों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे आपका वेकेशन होता है ना, वेकेशन से पहले पहले कुछ स्कूल ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को फिनिश कर देते हैं, एक बुक खत्म कर देंगे, और वेकेशन के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, वो पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो जिनके स्कूल में एनालिसिस पढ़ा जाए वो मुझसे अलग से वक्त लेके उसको सीखे। मैं स्टार्ट इसलिए पार्टनरशिप करूंगा क्योंकि हम स्कूल में किसी चीज़ में आगे रहेंगे, थोड़ा सा बेहतर आगे चलेंगे। अब देखिए, पार्टनरशिप की बात करते हैं। सिलेबस में इतना ही है, बाकी हम लोग चैप्टर के दौरान चीज़ों को सीखते जाएंगे बेटा। आओ जी, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, बिजनेस स्टडीज में आपके 11th में ये पार्टनरशिप थोड़ा सा डिटेल में था, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वगैरह पढ़े। हम लोग किसके हिसाब से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। पार्टनरशिप जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, वो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। यानी पार्टनरशिप एक्ट में किन किन बातों को क्या क्या लिखा गया, उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। और अगर आप सीए फाउंडेशन वगैरह में जाएंगे तो पार्टनरशिप एक्ट का एक अलग से पूरा लॉ उसमें पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल। उसके अंदर आप जाएंगे फाउंडेशन में, तो लॉ है हमारे पास मर्केंटाइल लॉ के नाम से, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया जाता है। तो पार्टनरशिप एक्ट का है क्या भाई, पार्टनरशिप के बारे में कहा जाता है जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप में वो बिजनेस चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ख़त्म ये नहीं होता कि सर एक से ज़्यादा लोग अगर मिल जाए और बिजनेस करें, तो एक से ज़्यादा का मतलब कितना है, 200, 500, 1000, 10,000, कितने लोग एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आप देखो ना, कभी ना कोई बंदा ना कोई इस्लामिक बात अगर आपके से करेगा ना, तो आपने देखा होगा जैसे कोई बात बोलेगा तो आप उसमें अपनी एक बात रख देते हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है, तो कहाँ तक ऐसा पॉसिबल है। जैसे किसी ने बोला कि भाई साहब वजू करते वक्त ना हाथ धो लेना, तो आप पूछोगे यहाँ तक धोना है या यहाँ तक धोना है। तो लॉ वाला मसला ऐसे ही आ जाता है। जैसे लॉ ने ये बात बोली कि भाई पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2, तो उन्होंने समझ लिया जी कम से कम तो ठीक है, ज़्यादा कितने होने चाहिए, तो सवाल उठा लिया उन्होंने कि जी ज़्यादा का मतलब बताओ। तो ज़्यादा का मतलब जो पहले हुआ करता था, अगर मैं 2013 से पहले की बात करूँ, तो वहाँ पे होते थे 20 बंदे, 20 होता था मैक्सिमम, और उसमें भी बैंकिंग कंपनीज के लिए 10 होते थे मैक्सिमम। फिर जैसे थोड़ा थोड़ा और बढ़ गया, 2013 आया बेटा, 2013 में क्या हो गया, 2013 में डिफाइन किया गया 100। फिर उसमें 2014 में अमेंडमेंट आ गया, मिसलिनियस एक्ट में जाके अमेंडमेंट किया गया और उसे ला के रखा गया 50 बंदों पे। तो आज के डेट के हिसाब से कितने मिनिमम पार्टनर होने चाहिए, 2 मिनिमम, 2, और मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। ये तो बेसिक चीज है। दूसरी बात कि पार्टनरशिप के लिए कुछ इसेंशियल चीजें हैं, कुछ और भी जरूरत है। ये तो मेंबर्स की तो बात हो गई, लेकिन इसके बाद हम बात करें तो कुछ और भी चीजें हैं। जैसे पार्टनरशिप में सबसे मेन चीज जो है ना, वो इस बात का होना कि 2 बंदे होने चाहिए, और दूसरी बात कि जो बंदे मिले हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना।
अगर ये ऑब्जेक्टिव उनके साथ नहीं है, मिलके 10 काम कर रहे हो, जैसे हम 3 मिल गए, हमने बोला कि यार ऐसे करते मोहल्ले की सफाई करेंगे, पैसे इकट्ठे करते हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा हमारा, क्योंकि ये किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं है, और वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं कह रहा है कि प्रॉफिट बांटेंगे। हमने किसी वेलफेयर के लिए अगर कोई हमने ग्रुप बनाया, मेंबर्स बनाए, 50 बनाए या 10 बनाए, वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट ने इसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया कि भैया आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, और प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। ये पार्टनरशिप एक्ट ने कहा, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है बेटा? इसकी डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दी गई है। ये दिख रहा है आपको? ये डेफिनेशन देखो, कोई भी बंदा हो, मैं ये चाहूंगा कि इसको ना बिल्कुल रट लेना। आप बना के लिख सकते हैं जैसा चाहें, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये लिख कर आते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन है, अगर वो हम लिख कर आ रहे हैं, तब तो हमारी बात हो गई, भी बढ़िया चलेगा हमारे लिए। जैसे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिलेशन है किनके बीच में? पर्सन्स के बीच में। इसी पर्सन को अलग से इन्होंने डिफाइन किया। लॉ क्या करता है, एक एक छोटी छोटी बात को ना बाद में जाके डिफाइन करता है। जैसे पर्सन है तो पर्सन को डिफाइन किया 2 या 2 से ज्यादा, कितने बेटा? 50। ये अलग से अलग डेफिनेशन में डिफाइन किया गया। फिर कहते हैं कि वो बंदे हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ये वो बंदे होने चाहिए जो एग्री कर रहे हो इस बात को कि हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट्स की बात कही है लेकिन इन्होंने लॉस की नहीं कहा है, तो ये बाद में इन्होंने क्लियर करा कि भाई प्रॉफिट्स का मतलब है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे तो हम लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद बोला गया कि बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। इन्होंने बोला रिलेशन किनके बीच में होना चाहिए? पर्सन्स के बीच में। पर्सन को कैसे क्लैरिफाई किया गया? कितने पर्सन? मिनिमम मैक्सिमम 50 होने चाहिए। हु हैव एग्रीड टू शेयर, हु हैव एग्रीड टू शेयर का मतलब है कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट को इन्होंने डिफाइन किया कि एग्रीमेंट जो है आप चाहे रिटर्न में करवा लीजिए या ऑरल करवा लीजिए, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। समझ में आई बात? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 होने चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कितने टाइप से हो सकता है? 2 टाइप से। कैसे 2? रिटन हो सकता है और दूसरा ओरल हो सकता है। क्लियर है? रिटन एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। समझ में आई बात? अब ये कह रहे हैं कि उनके बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो किस बात के लिए होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। वो प्रॉफिट किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? अब बिजनेस तो सर कुछ भी हो सकता है। बिजनेस तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि हम दोनों ने ये डिसाइड करा कि भाई रात में डकैती डालेंगे दोनों भाई मिलके। कितने लोग हैं हम इसमें? 2 हैं। बिजनेस है कि नहीं है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? बराबर बराबर है। तो बराबर बराबर हम प्रॉफिट भी बांटने वाले हैं। तो उन्होंने बिजनेस को डिफाइन किया कि बिजनेस का मतलब कोई भी बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब वो बिजनेस जो लीगल बिजनेस है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रही बात? फिर आगे कहा उन्होंने एक और बात, कैरीड ऑन बाय ऑल। वो बिजनेस जो है या जितने पार्टनर्स है वो सब मिलके चला रहे हों, कैरीड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक बंदा सबके लिए काम कर रहा हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि 10 पार्टनर हैं, उसमें से 9 बंदे अपने अपने बिजनेस में इंगेज है, अलग अलग काम है उनका, एक बंदा उनके बिहाफ पे अपना बिजनेस कर रहा है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई। आपका कोई सवाल है इसमें? आपको लग रहा हो कि कुछ और भी आपकी तरफ से पूछे जा सकते हैं? इन्होंने क्लियर करे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन
पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, कौन से पर्सन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, किसका, ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन आप नोट्स में अपने पास लिखेंगे, इसको समझ में आ गई बात। किसके हिसाब से ये डेफिनेशन था बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। सेक्शन वगैरह पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आप सीए फाउंडेशन में होते तो ये सेक्शन भी पूछ ले जाएंगे। अब आइए बेटा, अब दूसरी बात हम लोग समझे, फर्म एंड फर्म्स नेम। देखो जो पार्टनर्स हैं, जैसे पार्टनर्स का नाम है बेटा एक्स वाई, तो इंडिविजुअली तो आप इसको एक्स बोलोगे और इंडिविजुअली इसको क्या बोलेंगे आप, वाई, लेकिन कलेक्टिवली इन दोनों का अगर मिला के बात करी जाए तो इनको बोलेंगे पार्टनर्स। क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। समझ में आई बात। तो यहां पे और आगे आते हैं बेटा, ये जो हमने डेफिनेशन से जो चीजें निकाली है ना, वो है डेफिनेशन में कम से कम कितने लोग बोले गए थे, 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग। उनके बीच में क्या होना चाहिए, किस बात का होना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करने का। प्रॉफिट किसका शेयर होगा, लॉफुल बिजनेस का, और वो बिजनेस कौन सा होगा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आई बात। ये डेफिनेशन है, इसी के हमने इसको फीचर्स बना दिए। क्लियर हो गई। वापस से आते हैं सर, एक मुझे बताओ कितने बंदे मिनिमम और मैक्सिमम, फटाफट बोलो तो जरा। 2 और 2 से ज्यादा कितने, 50। 2013 में कितने थे, 2013 से पहले कितने थे, 20। 2013 से पहले 20, 2013 में 100, 2014 में 50 हो गए। ये 50 कब जाके हुआ बेटा, ये मिसलिनियस एक्ट में इसको डिफाइन किया गया था। मिसलिनियस जो रूल आए थे ना इनके 2014 में, उसमें 50 मेंबर्स कर दिए गए थे। क्लियर है। अच्छा जी, अब दूसरी बात समझना, ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, कि नंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम बोलो 50 होने चाहिए। कौन से एक्ट में बोला है ये, कंपनीज के मिसलिनियस एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं। ये सवाल आता है कई बार कि ये कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया भाई, तो पार्टनरशिप में नहीं है, कंपनीज एक्ट में है ये। कंपनीज एक्ट नहीं, कुछ लॉ क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंड होता है, किसी दूसरे में जाके इसको डिफाइन कर दिया गया जाके। अब बात करते हैं बेटा एग्रीमेंट में। पर्सन्स क्लियर हो गए, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है जी। अब 3 चीजें हैं कि भाई बंदे आपने बोले हम किसी को भी बना ले पार्टनर, तो 3 बातों का ख्याल रखना, इनको नहीं बनाना पार्टनर। कौन है वो, माइनर को पार्टनर नहीं बनाना है। इनके सभी पार्टनर्स तैयार हैं और हम बनाना चाह रहे हैं पार्टनर, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा तभी वो पार्टनर बन सकता है। लॉस उसे शेयर करने के लिए आप पार्टनर नहीं बना सकते, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आप पार्टनर बना सकते हो। समझ में आई बात। दूसरा क्या बेटा, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी काम नहीं कर रहा उसे आपने पार्टनर बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समझ गया ना। और तीसरा बेटा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी लॉ में उसको मना कर दिया गया। जैसे अब दिमाग की बात करें, उसके बाद कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे दीवाना कह लो, दीवाना मजनू जानते हैं, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ अपने, उसके अलावा कुछ नहीं, उससे कितने भी पेपर पे साइन करवा लो, वो खोया हुआ, फिल्मों में दिखाते हैं खोया हुआ, उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोगों को भी पार्टनर आप नहीं बना सकते। चलें आगे बढ़े। नहीं नहीं, वो उसने बोल दिया ना, एनी लॉ अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो क्रिमिनल तो आएगा ही नहीं ना बेटा। वो लॉ के नजरों में क्रिमिनल नहीं है बेटा, तुम्हारे नजरों में होंगे। एग्रीमेंट की बात करें बेटा, हमने एग्रीमेंट के लिए क्या बोला आपको कि उनके बीच में पार्टनरशिप में सबसे कंपलसरी चीज जो है वो क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए,
रिटन या ओरल? दोनों हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि रिटन हो। लेकिन एक बात बताओ, ओरल अगर मैं इससे कह लूं कि भाई साहब हम दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, जिस दिन प्रॉफिट हुआ ये आया, मैंने 4 लड़के खड़े कर दिए, अब बताओ ये प्रॉफिट ले लेगा मुझसे? अब ये अगर केस वगैरह करे, उन्होंने पूछ भी लिया जी आपके पास प्रूफ क्या है, उसने बोला कि भाई हाथ में हाथ रख के कसम खाया था सर ने, आज ये कसम तोड़ रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? वो कर भी लें, अगर उनके भी 4-5 गवाह हों, तब गवाह भी तो होने चाहिए। तो बेहतर क्या है, आप रिटर्न करवाइए, वो बेहतर है कि आपका रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इस बात का ख्याल रखेंगे कि पार्टनरशिप डीड बनाना, एग्रीमेंट बनाना रिटर्न में कंपलसरी नहीं है। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए बेटा। सर कैसे? देखिए प्रॉफिट का मसला क्या है, कई सारे ऐसे पार्टनर है, कोई ज्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कुछ पार्टनर 1 रुपए का भी प्रॉफिट आपसे नहीं लेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो लेकिन ये चीज आपके डिसाइडेड होनी चाहिए। ऑरल अगर आपने किया है तो उसमें डिसाइड होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट नहीं लेना है। XYZ 3 पार्टनर है, उसमें से X ने प्रॉफिट नहीं लेगा बेटा, Y और Z आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो इसका एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो ऑरली करिए आप रिटर्न कीजिए, लेकिन प्रॉफिट के बारे में आपको जिक्र करना पड़ेगा। अब आते हैं बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें यही है कि भाई सब लोग मिलके बिजनेस चला रहे हो या अकेले बिजनेस चला रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको? एक बार ऐसा करेंगे, आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे जरा, बाकी ये नोट्स तो आपको मिल जाएगा, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए बस। देखिए बच्चे, डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, उसके बाद अगर हम आए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल। पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एजेंट एंड प्रिंसिपल, एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है जो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हो, और जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है बेटा वो प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम 3 पार्टनर्स हैं, उसमें आप सबको पता है, आप मान लीजिए कि कस्टमर है, आप सबको पता है ये पार्टनर है, मैं नहीं भी हूं, आप अगर इसे पैसे दे जाएंगे, सामान आप मुझसे लेके गए, पैसे आप इसे दे रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे, पेमेंट हो गया कि नहीं हुआ है? तो ये मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। और अगर इसने किसी से कर्ज ले रखा है तो ये हमें पे करना पड़ेगा, तो इसके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए एजेंट और कौन है, प्रिंसिपल है। ये बात समझ में आ गई? तो पार्टनर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये इंडिविजुअली तो आपस में ये पार्टनर्स कहला रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये क्या कहलाएंगे बेटा? और जिस नेम के अंडर बिजनेस चल रहा होता है उसे फर्म नेम कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? डेफिनेशन क्लियर है? बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, मुश्किल तो नहीं लग रहा है डेफिनेशन अब? क्योंकि अगर आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तब आपके लिए आसान है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। किस बात का बेटा? ऑफ कौन सा बिजनेस? कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी। वेरी गुड। चलिए जी, अब आइए आगे। नेचर भी क्लियर है सभी को? इस नेचर में आप ऐसा करिए, नोट्स लिखिए या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, और सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लीजिएगा। नीचे लिखिए फीचर ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखेंगे आप उसमें। पहला, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन,
2 और मोर पर्सन में आप ध्यान रखेंगे कि भाई दो चीज़ें, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हैं 50, ये ऐसे करके लिख लीजिए। सेकंड आइए बेटा, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होती है या फीचर्स क्या है, एग्रीमेंट। सेकंड जो है बेटा वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में ध्यान रखेंगे ये रिटन भी लिख सकते हैं और ऑरल भी हो सकता है। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है बेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग, याद है, पार्टनरशिप डीड। तो आप एग्रीमेंट लिख लीजिए रिटन और ऑरल, और उसके सामने लिख लीजिए रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए इनके बीच में बेटा, लॉफुल बिजनेस। और बिजनेस के अंदर क्या है कि आपका चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, नॉट जॉइंट ओनरशिप और चैरिटेबल एक्टिविटीज। ठीक है जी, चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इस टाइप की चीजें आपको नहीं खोलनी है, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। सोसाइटी के वेलफेयर करने के लिए आपने कोई एसोसिएशन बनवा लिया, 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो नहीं है पार्टनरशिप, वो उसमें कवर नहीं होगा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। उसके बाद है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपके एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आप ज़्यादा दीजिए किसी को, कम दीजिए किसी को, मेहनत के हिसाब से दीजिए, उसके कैपिटल के हिसाब से दे सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं उसमें, लेकिन आपको लिखना है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तब पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। देखो मैं आपको बताऊं, कानून जो है ना, वो कानून की जो किताब है पार्टनरशिप एक्ट, और आपने जो एग्रीमेंट बनवाया पार्टनरशिप डीड, इनमें से दोनों को अगर रखा जाए तो सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो पार्टनरशिप डीड का होता है। मान लीजिए कि किसी दो बंदों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और वो डिस्प्यूट होके हम कोर्ट तक पहुंच गए कि सर ये बंदा ऐसा है 6 महीने से आ नहीं रहा, प्रॉफिट इसे पूरा चाहिए। तो उसने बोला जी पैसे मैंने लगाए, इसने तो पैसे भी नहीं लगाए। हमारे बीच की बहस है, हम कानून के पास पहुंचे, हमने बोला जी ये बताइए कौन सही है हम दोनों में से। तो बेटा जज पता किस बात को ध्यान रखने वाले हैं, वो पार्टनरशिप एक्ट नहीं देखेंगे, वो डीड देखेंगे, मंगवाएंगे डीड लेके आओ, आपके पास डीड है कोई? आपने बोल दिया जी हाँ जी मेरे पास डीड है, तो जो भी आपने लिखा है कि जिसने पैसे लगाए उसको 1 रुपए भी नहीं देने, तो फिर वैसे ही चलेगा। उसमें लिखा हुआ है कि मैं मेहनत करूं या ना करूं मुझे पूरा प्रॉफिट मिलेगा, वही चलेगा। यानी पार्टनरशिप डीड जो है सबसे ऊपर है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे प्रोविजन किसके हिसाब से लगेंगे, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से लगेंगे। और पार्टनरशिप एक्ट में यह कहा गया कि किसी ने प्रॉफिट ज्यादा लगाया, किसी ने मेहनत ज्यादा करा, उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट हमेशा इक्वल बटेगा। लेकिन इसका नंबर तभी आएगा जब डीड एब्सेंट होगा, डीड है ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं। तो इसमें कहा जाता है कि डीड बनाना बहुत जरूरी है। कल को आपको फिर एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जो हो सकता है आपके खिलाफ भी हो जाए वो। तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग आपका कितना क्या रहेगा उसके बारे में आप बात करेंगे। और फिर बिजनेस कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, कौन किसके बिहाफ पे काम करेगा, किसकी कौन सी जिम्मेदारी रहेगी, इसके बारे में भी आपका रिटन एग्रीमेंट में हो तो बहुत अच्छी बात है। लिख लीजिए बेटा, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, बिजनेस सब मिलके चला सकते हैं, और
एनी ऑफ द पार्टनर्स या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लिख लिया बेटा। चलिए अब आइए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं भाई? राइट से का मतलब है कि एक पार्टनर अगर कोई बन गया तो उसका क्या क्या हक निकल रहा है, वो क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज की कोई भी पार्टनर है तो आप किसी पार्टनर्स को, अगर डीड में अगर आपने कुछ चीज रुकावट रख रखी तो अलग बात है, अगर डीड में कुछ नहीं है तो उसका हक है कि वो मैनेजमेंट में हाथ बढ़ाए, डिसीजन भी ले सकता है। जो अकाउंटेंट हिसाब किताब कर रहा है उसकी कॉपी भी ले सकता है। कि एम्प्लॉय ले सकता है क्या जाके कि भाई साहब देखो हम सेल कर रहे हैं, थोड़ा दिखाओ तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, एक कॉपी मुझे भी दो, किसको उधार बेचा है आपने। लेकिन पार्टनर्स कर सकते हैं, पार्टनर डिसीजन ले सकता है। और ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर किसी पार्टनर्स ने एज अ एजेंट कोई खर्च किया है, जैसे हम 3 पार्टनर हैं, इसने 5-10 हज़ार रुपये जो है कोई खर्चे थे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, इसने पे कर दिए, इसका हक बनता है कि उस पैसे को किससे ले ले? कंपनी से ले सकता है। इसने कंपनी को 30,000 रुपये का लोन दे दिया या 1 लाख का लोन दिया, तो इसका हक बनता है उस पर क्या मांगे ये मुझसे? इंटरेस्ट, कंपनी से इंटरेस्ट लेगा। ये इसके राइट्स हैं पार्टनर्स के। तो पहला राइट क्या है बेटा? पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट। याद रहेगा आपको, पहला राइट क्या है? पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट। दूसरा बेटा, कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी चल रहा है उसको कंसल्ट कर सकता है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, उसकी कॉपी भी रख सकता है पार्टनर। और प्रॉफिट लॉस में वो शेयर भी ले सकता है एज पर एग्रीमेंट, जैसे भी एग्रीड हुआ हो उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयर भी मांग सकता है। और अगर उसने लोन दिया है बेटा तो राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अगर लोन दिया है तो उसे राइट है किस बात का? इंटरेस्ट वो रिसीव कर सके। और नेक्स्ट है कि इंडिम्निफाइड फॉर द एक्सपेंसेस। अगर उसने कोई एक्सपेंस किया है तो उसको वो रिम्बर्स कर सकता है, उससे कंपनी से उसके बदले में वो पैसे ले सकता है। ये उसके राइट्स हैं। क्लियर है सर? और ये भी वही सिचुएशन है कि अगर उसने कोई पेमेंट किया तो वहां पे वो एक्सपेंसेस ले सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लो कि हमारे पास ना 20 लोग हैं पहले से पार्टनर, अब एक नया पार्टनर है 21वां, वो आ रहा है बिजनेस में। 19 लोग तैयार हैं कि यार ये बहुत बढ़िया बंदा है, इसको पार्टनर बनाओ, बिजनेस हमारा बहुत ग्रो करेगा। एक नालायक है, एक सिर्फ, वो कह रहे जी हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं। क्या लगता है उसकी सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए? बेटा उसका राइट है कि अगर उसने मना कर दिया ना तो आ नहीं सकता। मान लीजिए 45 बंदे पहले से 44 बंदा तैयार हैं कि वो बहुत बढ़िया, और एक का झगड़ा चल रहा पहले से ही, एक मना कर रहा है। सिर्फ एक के मना करने से कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? दूसरा, अगर कोई पार्टनर अपनी मर्जी से चाहे तो कभी भी बिजनेस छोड़ के जा सकता है, रिटर्न में लिख के, जब चाहे वो तब जा सकता है। ये उसका राइट्स है। तो राइट्स पहला क्या था बेटा? वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, अकाउंट्स की कॉपी भी ले सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, वो इंटरेस्ट भी रिसीव कर सकता है। अगर उसने लोन दिया है उसे प्रॉफिट में भी शेयर चाहिए, वो किसी पार्टनर्स को एडमिट होने से पहले रोक भी सकता है। और अगर उसने कोई एक्सपेंस किया है उसके बदले में जो भी एक्सपेंसेस का अमाउंट है वो भी उससे रिसीव कर सकता है। आई बात समझ में यहां तक? चलिए जी, अब जो हमने अब तक पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जरा। फर्स्ट का आंसर यहां तक याद हो गया ना आपको जो पढ़ा है आपने? ये डाउट है उसमें आसिफ भाई? ओके, फीचर ऑफ पार्टनरशिप ये टॉपिक है हमारा जो हम पढ़ेंगे ना। देखो जो भी हम पढ़ते चलेंगे ना उसके एमसीक्यू साथ साथ में बनाएंगे। मैं आपको बात बता देता हूं फिर से कि बेटा 12th में ना इस बार, मतलब इस बार से 12th में अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर देना कि जब आप 12th में हो तभी आप सोच लेना कि आपको किधर जाना है। आपको CUT देना है या CA देना है या LLB करना है
या कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है कैरियर से रिलेटेड। तो ध्यान रखना जो ये क्लास हम लोग कर रहे हैं ना, ये वाली कर रहे हैं, 12th प्लस CUT, उसमें MCQs आएंगे। आपको दोबारा कोई बाद में कोई कोचिंग ना करनी पड़े, कोई क्लास ना करना पड़े, ना उसके लिए फीस पे करना पड़े, आपको इसी के साथ कवर करना है। ये अकाउंट्स डोमेन होगा और बीकॉम में अकाउंट्स आपका मेन डोमेन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट की। और अगर आपको ये करना है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको सारी चीज़ें पहले तैयार करनी है। उसका रीज़न ये कि LLB सबसे बड़ा एग्जाम क्लैट होता है, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है। अगर आप सोचोगे मार्च के बाद देंगे तो फिर एक साल लेट हो जाओगे आप। CA फाउंडेशन का एग्जाम मई में होता है, आप सोचोगे लेट करेंगे तो जैसे इस बार के बच्चे 6 महीने लेट जाएंगे, वो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो आपको साथ में लेके चलना, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके MCQs और क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। तो मिनिमम ये है कि इतना तो सबको चलना ही होगा ना। आइए, पहला हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ लिया है। तो आप बताइए फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जी सर, CUT का पेपर बेटा मई के एंड में, इस बार मई के एंड में ही है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। 2 or more person are carrying a common business under an agreement। कम से कम कितने लोग होने चाहिए बेटा? 2 और ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये है फीचर्स, है कि नहीं है इसका? दे आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द फिक्स्ड रेशियो, अपने फिक्स रेशियो में, मतलब एक एग्रीमेंट रहे जिसमें हम बता देंगे भाई साहब आप 30 लेंगे, मैं 70% लूंगा। ये भी इसका फीचर है बेटा। बिजनेस इज कैरीड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, क्या ये भी फीचर्स है? तो इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है सर? कोई मुश्किल तो नहीं? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आर essential element of partnership from accept, यानी पार्टनरशिप फर्म में सारी चीजें जरूरी है, इनमें से एक चीज है जो पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है। कौन सी चीज है? आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस सब चीजें जरूरी हैं, बस इसमें से एक चीज ऐसी है जो जरूरत नहीं है, वो मैंने बताई होंगी सर। बताइए सर, बताओ कम से कम कितने लोग चाहिए? तो ये तो है जरूरी सर, है ना। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई रिटन होना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट का तो होना जरूरी है ना। तीसरा बताइए, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस होना चाहिए कि नहीं? नहीं। एग्रीड रेशियो होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। इक्वल तो तब है जब पार्टनरशिप ना हो, और पार्टनरशिप है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 30 रखे, 40 रखे, 90% रखे, क्या रख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इक्वल होना जरूरी नहीं है। हाँ, बिजनेस का होना जरूरी है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है सी। चलिए जी, अब बताइए थर्ड क्वेश्चन। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, कह रहे अगर पार्टनरशिप बिजनेस है कोई, तो उसमें अगर कोई भी पार्टनर कोई काम कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पार्टनर्स की है या नहीं है? है या ऐसा तो जैसे होता है क्या, जैसे हम तीनों चोर हैं, अब ये पकड़ा जाए, हम भाग जाएं, तो ये क्या बोलेगा कि भाई साहब मुझे मेरे हिस्से का मारो, या इसे हमारे हिस्से का भी पिटना पड़ेगा? जो भी पकड़ेगा उसे खूब पीटेगा। ये नहीं बोल सकता 1/3 1/3 हम इक्वल पार्टनर हैं, बराबर बराबर पीटना भाई साहब। मतलब एक बंदा गया तो गया, ऐसे ही अगर एक बंदा ना डूब जाए, बर्बाद हो जाए उसका पैसा, अब कंपनी की कोई लायबिलिटी है तो उसकी लायबिलिटी के बदले में हमें पे करना पड़ेगा। सारे पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो बताइए बेटा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स या सिर्फ वही जिसने ऐसी हरकत करी थी? सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक बार रीड करिए आप खुद से। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते।
माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज द पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर। क्या ये बात सही है? क्या पहला सही है? पहले ये बताओ, पहला सही है तो क्या दूसरा सही नहीं है? दूसरा भी सही है। हमने बोला था ना माइनर को तो वैसे पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन बना सकते हैं, एक कंडीशन है बेनिफिट्स के लिए। उसी को पार्टनर बना रहे हो, उसके बेनिफिट्स के लिए बनाना चाहते हो तब तो ठीक है जी, लॉस के लिए नहीं बना सकते आप। क्लियर है सर? सिर्फ प्रॉफिट के केस में अगर प्रॉफिट आपको शेयर करना है तभी बना सकते हैं। अगर आपको जनरली कोई पूछे ना कि माइनर को पार्टनर बनाना है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं बनाना। अगर कंडीशन है कि नहीं सर प्रॉफिट के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, तब आप बना सकते हैं। चलें आगे बढ़े। ये देखिए आपने 11th में शायद पढ़ा हो, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था क्या? ये वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ अपना नाम देते हैं, ना वो पैसा लगाते हैं, ना उन्हें प्रॉफिट चाहिए। नहीं, गुडविल के लिए जो अपना हिस्सा दे देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, छोटे भाई बिजनेस कर रहे हैं, चल ठीक है मेरा नाम इस्तेमाल कर। पार्टनरशिप में कहीं पे जाके दिखाएगा ना ये पार्टनर है, तो लोग मानेंगे कि चलो ठीक है इसके साथ तो है ना। जैसे आजकल शार्क टैंक में क्या बोलते हैं ना, जो आता है इन्वेस्टर वो कई बार बोल देता है मेरे पास तो ये पहले से इसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो एक इन्फ्लुएंस हो जाता है, अच्छा इसने भी इन्वेस्ट कर रखा है तो चलो ठीक है भाई। अब पता नहीं कितना कर रखा हो अलग बात है। तो ऐसे यहां पे भी है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है आपके लिए कि वो इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे, ना वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ना उन्हें प्रॉफिट चाहिए। क्या है आंसर बेटा इसका? देख के बताओ, एक बार रीड करो बेटा फिर मुझे बताओ। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, लैंड देयर नेम टू द बिजनेस। सी। आइए जी, स्लीपिंग पार्टनर्स के बारे में तो सुना होगा आपने। ये सिर्फ एक ही चीज है कि ये काम नहीं करते, बाकी सब कुछ में ये जो चाहे वो कर सकते हैं ना। बताइए बेटा क्या है? डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कंट्रीब्यूट नो कैपिटल। कौन सा है? ए एक्टिवली, ये तो गलत है सर। एक्टिव पार्ट ये भी गलत है सर। बी और डी बच जाता है। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल, शेयर, प्रॉफिट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है सर? कोई डाउट तो नहीं? इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा? मैं यहां पे एज्यूम कर ले रहा हूं कि इतना तो पता ही होगा आपको। चलिए जी, ये इसका आंसर बताओ, बहुत मुश्किल है ये। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, बताइए जी। यहां पूछा कि रिलेशन ऑफ अ पार्टनर, रिलेशन ऑफ अ पार्टनर क्या है बेटा? ये ऑनर भी है और साथ में क्या है? एजेंट भी है। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर बेटा? सही है। नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में भी मैक्सिमम क्या है बेटा? डी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड। इसकी तोड़ के अनलिमिटेड समझते हैं ना, वही मैं बता रहा था कि हम दोनों में से ये पकड़ा जाए अनलिमिटेड पिटाई होगी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप है कि आपके पास जितने भी एसेट्स भी है, आपके घर के भी एसेट्स बिक सकते हैं। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सेम होता है, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। वैसे पार्टनरशिप में भी अब ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गई है, LLP करके। आप उसमें आपने DD ऐसा बनाया, लिमिटेड लायबिलिटी रजिस्टर्ड करवा दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसमें आपके ऊपर अगर कोई लायबिलिटी है तो वो आपके घर तक बात नहीं पहुंच सकती। चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? बताइए बेटा इसमें से कौन सी चीजें जरूरी नहीं है? मस्ट बी एन एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट होना चाहिए? यस। क्या कोई बिजनेस होना चाहिए? क्या प्रॉफिट बांटने की बात कर सकते हैं?
क्या सब मिलके बिजनेस चलाए, ऐसा है? नहीं सर। चलें आगे, यहां तक समझ में आ रहा है? सिर्फ सारे क्वेश्चन ये वहीं से बने जो हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा। आइए सर कह रहे हैं भाई 3 पार्टनर हैं XYZ और उनका जो प्रॉफिट्स है बेटा वो इक्वली है। उनके जो कैपिटल है बिजनेस में, जो कैपिटल लगा हुआ है, एक बंदे का 80,000 है, दूसरे का 60,000 है, तीसरे का 40,000 है। देयर पर्सनल एसेट्स, उसका पर्सनल एसेट्स अगर बात करी जाए, एक्स के पास जो एसेट्स है वो 20,000 का है, वाई के पास 15,000 का और जेड के पास कितने का बेटा? 10,000 का। एक्स, अब यहां पे इन्होंने पूछा द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी, इनके ऊपर लायबिलिटी कहां तक जा सकती है? भाई देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो कैपिटल है ना बेटा, अगर उससे ज्यादा लायबिलिटी आ जाए तो आपके घर तक पहुंच जाएगी वो लायबिलिटी, आपको घर से लाके देना पड़ेगा। लेकिन आपकी औकात ही अगर 20,000 की है तो क्या इससे ज्यादा जा सकता है क्या? भाई आपका पर्सनल एसेट्स मतलब आपकी तो वैल्यू इतनी की है ना, तो क्या इससे ज्यादा लायबिलिटी हो सकता है? तो एक लिमिट तक कितना लायबिलिटी जाएगा बेटा? जितना आपका पर्सनल एसेट्स है उससे ज्यादा लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई आपको? बताइए आंसर इसका बी। चलिए जी, इसको बताइए। इवन अ पार्टनर इज बाउंड टू अटेन डिलीजेंटली टू हिज, कह रहे सारे पार्टनर जो है उनको बोला गया भैया मेहनत से, ढंग से, अपने जी जान लगा के अपने राइट्स लेने चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, कैपिटल लगाना चाहिए, ड्यूटीज निभानी चाहिए, ड्यूटीज निभानी चाहिए। ये इसका आंसर है बेटा। आया समझ में आपको? क्लियर है यहां तक? तो छोटा सा हमने जो पढ़ा उसमें 13 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब आते हैं सर पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड क्या था बताओ, किसका नाम था ये? एग्रीमेंट। कौन सा वाला? कौन सा वाला? रिटन एग्रीमेंट। तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिटन एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन एग्रीमेंट है। और रिटन हम सिर्फ इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हम उसको कहीं पे अगर मुझे दिखाना पड़ जाए तो हम उसे दिखा सकें कि भैया ये है पड़ा हुआ हमारे पास। रिटन एग्रीमेंट का मतलब है कि वो एफिडेविट वगैरह बनता है ना हमारे पास, वहां पे जाके आपने पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह जैसे एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं वैसे बनवा लीजिए। अब सवाल यहां पे ये है कि भाई एक एग्रीमेंट में होना क्या चाहिए? अब लॉजिकली बताओ मुझे, अगर मैं इनके साथ बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मेरे एग्रीमेंट में हम दोनों का नाम ही ना हो तो चलेगा क्या? हम बोले पार्टनर ने प्रॉफिट बांटेंगे, कौन से पार्टनर नाम नहीं पता, नाम होना चाहिए। अच्छा नाम है तो चल जाएगा क्या? उसका एड्रेस भी जरूरी है। इस नाम के तो कोई भी हो सकते हैं। तो हमारा पर्सनल डिटेल, मेरा भी और सामने वाली पार्टी का भी पर्सनल डिटेल होना चाहिए। फिर अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में हम दोनों किस कंपनी के लिए कर रहे हैं उस कंपनी का, फर्म का नाम तो लिखेंगे। तो डीड के अंदर आपको पार्टनर्स के नाम लिखवाने पड़ेंगे सर, उसका डिटेल भी होना चाहिए। फिर कौन सा फर्म के अंडर में बिजनेस होगा वो भी होना चाहिए। और लॉजिकली बताओ, थोड़ा बहुत आपका लॉजिक देखना चाह रहा हूं। बताओ एक एग्रीमेंट बनवा रहे हैं कि कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर हो तो हम बच के निकल सके सही सही, क्या क्या लिखवा लें उसके अंदर? नाम लिखवा लें सर, एड्रेस लिखवा लिया सर, लोकेशन कहां पे बिजनेस करेंगे, बिजनेस का नाम क्या होगा, साइन वाइन ले लें। ये भी पूछ लो कितने घंटे काम करेगा भाई, कल को बोले कहां लिखा हुआ है, मैं तो आऊंगा ही नहीं। प्रॉफिट कैसे बांटेगा इसकी बात कर लें, कैपिटल कौन लेके आएगा ये भी पूछ लो। भाई साहब सैलरी वैलरी भी चाहिए वो भी बता दो, कमीशन चाहिए वो भी बता दो, कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी लिखना पड़ेगा। ड्राइंग कोई करेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जब पार्टनरशिप डीड बनता है ना तो ये 20-20 पेज का बन जाता है, 20-20 30-30 पेज का होता है, एक एक चीज डिफाइन होती है, एक एक चीज। तो उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स,
डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, बेटा ये याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा, सिर्फ आप लिख देना कि पार्टनर्स के नेम की जरूरत होती है कि नहीं होती है। वो पूछ लेते हैं ज़्यादा पार्टनरशिप डीड में 4-5 आइटम के बता दीजिए क्या होंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। मैं थोड़ा सा बस दिखा देता हूँ, वैसे आपको इसकी नॉलेज है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस क्या होगा, कहाँ पे काम होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कब से स्टार्ट करेंगे, कितना पैसा बिजनेस में हम लगाएंगे, जो पैसा हमने लगाया उस पर इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, और प्रॉफिट किस तरीके से बांटेंगे। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उससे हम ड्राइंग चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। लोन, अगर किसी पार्टनर्स ने कंपनी को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट कितना % देना पड़ेगा। रेम्युनरेशन, सैलरी क्या रहेगी, कमीशन क्या रहेगा। कंपनी को अगर बेचना पड़ जाए उसकी उस टाइम की गुडविल की वैल्यूएशन किस टाइप से करेंगे, और इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। आप एक बार इसको रीड कर लेना जब मैं आपके हाथ में दूंगा। यहाँ तक है 20 पॉइंट्स हैं, उसमें से आप एग्जाम में 2-3-4 पॉइंट लिखने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने आपको। चलें सर आगे बढ़े। अब मुझे बताओ पार्टनरशिप डीड का आपको क्या लगता है, कुछ फ़ायदा है या नुकसान है इसका? फ़ायदा ही है सर। किस लिए फ़ायदा है सर, कुछ बता दो। एविडेंस के काम आता है, मेनली तो यही होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो हमारे काम आ जाएगा सर। समझ में आई बात सर? चलिए जी, अब सवाल यहां से स्टार्ट होता है, हमारा जो मेन टॉपिक है अब यहां है। मुझे एक बात बताइए देखिए पार्टनर्स के बीच में हम ये मान के चल रहे हैं कुछ लड़ाइयां पॉसिबिलिटीज, कुछ बातों पे ये लड़ सकते हैं। तो इनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो इन्होंने एग्रीमेंट किया उसको देख के उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। दूसरा ऑप्शन, अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया ही नहीं है तो आपको किसको देखना पड़ेगा बेटा, पार्टनरशिप एक्ट को देखना पड़ेगा। सुन रहे ना? पहला, अगर इनका डिस्प्यूट हो गया तो हमें क्या देखना चाहिए, पार्टनरशिप डीड देखनी चाहिए। और अगर डीड नहीं है तब क्या देखेंगे बेटा, पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे। तो उस एक्ट में से कुछ 5 से 6 पॉइंट्स निकाल के बताया जा रहा है, उसको सुनना। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये सवाल समझ गए आप? समझ में आया ना पॉइंट? ये कब लागू होगा बेटा, ये कब एप्लीकेबल है, जब पार्टनरशिप डीड ना हो। इस पॉइंट्स को याद करना है, इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। ये कानूनन है तो जो बोला भाई वो करना पड़ेगा आपको। जैसे इन्होंने बोला कि अगर डीड नहीं है और 2 पार्टनर आपस में लड़ रहे हैं, प्रॉफिट मुझे चाहिए, मैंने पैसे ज्यादा लगाए, कोई लॉजिक नहीं लगाना कि ज्यादा इसने लगाए, मेहनत इसने किया। देखो हमारा लॉजिक क्या कहेगा, मान लो हम दोनों पार्टनर हैं, पूरे साल मैंने ही दुकान खोली, पैसे भी मैंने लगाए, लास्ट में आके कह रहा है प्रॉफिट चाहिए। आप ईमानदारी से बताओ किसको मिलना चाहिए प्रॉफिट? सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कानून इसको नहीं देखता। कानून कहता है जी प्रॉफिट ना इक्वली बटेगा, किसी ने मेहनत किया हो या मेहनत नहीं किया हो। समझ में आई बात? तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैसे होगा बेटा, बताओ तो जरा। इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर पार्टनर्स ने, ध्यान से सुनना, पार्टनर ने कंपनी को लोन दे रखा है, पार्टनर ने क्या दे रखा है बेटा, कंपनी को लोन दे रखा है, तो कंपनी उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। कितना %? 6% पर एनम। ये सारी चीजें कब एप्लीकेबल है ये बता दो फटाफट, जब पार्टनरशिप डीड ना हो। चलो मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा हाइड करता हूं, बताओ मुझे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना %? नहीं देंगे, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, चार्ज करेंगे, लेते हैं हम उसमें, ठीक है ना, तो बोलेंगे नॉट चार्ज्ड। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। सैलरी कमीशन कितना प्रोवाइड करेंगे? सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, नहीं देंगे। समझ में आई बात? इंटरेस्ट ऑन लोन 6%
हम ज्यादा दे सकते हैं क्या? कब दे सकते हैं? जब डीड में लिखा हो। सैलरी कब दे सकते हैं? कमीशन कब दे सकते हैं? प्रॉफिट कब नहीं दे सकते? जब डीड में लिखा हो। भाई प्रॉफिट तो देना ही है ना, हर हाल में देना है आपने। अगर डीड में लिखा हुआ ही नहीं है, मना कर दिया कि भाई इस बंदे को प्रॉफिट मत देना, तो नहीं देंगे। ये याद हो गया सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट बेटा, इसी ऊपर पूरा पार्टनरशिप डिपेंड कर रहा है हमारा। चलिए जी, ये पॉइंट आपने याद कर लिया जी। आइए अब जो हमने अभी पढ़ा, अब उसके ऊपर सवाल देखते हैं। बताइए सर, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी? बताओ, यही आंसर या ये आंसर है? क्या कंपलसरी है रिटर्न में बनवाना? एग्रीमेंट बनवाना जरूरी है, एग्रीमेंट बनवाना जरूरी है, लेकिन रिटर्न में बनवाना जरूरी नहीं है। तो नॉट मैंडेटरी। रिटर्न में पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को ही तो कहते हैं। इन्होंने ये तो नहीं बोला कि एग्रीमेंट इज कंपलसरी और नॉट, इन्होंने डीड बोला। डीड, डीड समझ रहे हैं आप? रिटर्न में है कि नहीं है? नहीं है ना, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। नहीं नहीं, रिटर्न में ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, आप रिटर्न करवाइए या मत करवाइए। तो डीड मैंडेटरी है लेकिन रिटर्न में मैंडेटरी नहीं है। मैं इसको ये मान के चल रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं यहां पे, इसको ना चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। अब बताओ, फॉर्मिंग अ एग्रीमेंट इज मैंडेटरी। अब तो क्लियर है सवाल ना? चलिए जी, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए बेटा, प्रोस्पेक्टस आप जानते हैं, जो कंपनीज होती है ना, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह किस में लिखी जाती है? प्रोस्पेक्टस में। तो ये तो है नहीं। कंपनी के रूल रेगुलेशन किस में लिखे जाते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप भी नहीं है। ये क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन लिखे जाएंगे। चलिए जी, ये बताइए, ये देखते हैं आपको याद हुआ है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट में इनमें से कौन सी बात नहीं कही गई? देखो, पार्टनरशिप एक्ट में ये बात तो कही गई थी ना, प्रॉफिट लॉसेज आर शेयर्ड। कहां लिखा हुआ है ये बात? तो ये तो है। कौन सी नहीं कही वो बताना है। ये कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, ये भी है। लोन पे कितना % दिया जाएगा? ये भी है। ड्राइंग कह रहा चार्ज इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटा? इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इनफोर्स? कब पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा? जब डीड नहीं होगा। बताओ इसमें से क्या होगा आंसर बेटा? ए, व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड। लेकिन फिर भी नीचे भी पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। चलें आगे बढ़े, एक बार रीड कर लो फिर भी। चलें सर आगे। चलिए, इसका आंसर बताइए बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट इज अलाउड। 6% ना? 6% देते हैं ना? 6% कब देते हैं? लोन पे। ओके, तो इसमें आंसर बताइए। नो इंटरेस्ट इज अलाउड। चलिए जी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। आपको देना है सर, कौन सा देना है? सिंपल इंटरेस्ट। देखो बेटा, इसके आगे ना पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत है। एनुअली आपको 6% देना है, बस इतना लिखा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और आगे चलें। ये याद हुआ है या हो गया? थोड़ा बहुत याद हुआ है। सैलरी कितना देते हैं? 2000 रुपए सैलरी देते हैं। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन,
कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट कैसे? इक्वली। ओके चलो जी, अब आते हैं इस पे। ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के। दिमाग लगा लेने बेटा, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा इसमें? पार्टनरशिप एक्ट। कहते हैं ए हैज गिवन लोन, ए भाई ने लोन दिया है, ए ने लोन दिया है। अब इसको क्या चाहिए होगा? इंटरेस्ट। कितना परसेंट? पर एनम। तो कह रहे इसने लोन कितने का दिया? कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इनकर्ड। कंपनी को क्या हो जाता है बेटा? फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। इंटरेस्ट दिया जा रहा है ए को फर्म के द्वारा। कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? बोलिए, पर मंथ देंगे क्या? ये भी नहीं है बेटा, क्या देंगे? 6%। और एक बोला इसने एज देयर इज अ लॉस इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड। कह रहा लॉस हो गया, इंटरेस्ट नहीं देना। अब ध्यान से सुनो, अभी ऐसा कुछ बताया मैंने आपको? नहीं। लेकिन बेटा 12 के एंड तक जाते जाते बच्चे ना इसी का आंसर टिक करते हैं। पता नहीं, ऐसा बताऊं क्यों? क्योंकि आगे चल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कंडीशन ये है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बोला गया कि डीड में आपके है डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो देना है कि नहीं देना? कब देना है? जब प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो? अब वो भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था या लोन था। बताओ, लोन पे इंटरेस्ट हम कब देंगे? हमेशा देना है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको देना ही देना है। क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर बहुत जबरदस्त है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज विड्रॉन 50,000। ए ने कितना विड्रॉ किया बेटा? आउट ऑफ हिज कैपिटल एज अ ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। इंटरेस्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर उसमें इंटरेस्ट मतलब एग्रीमेंट तो है ही नहीं ना, और एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? मुश्किल लग रहा है? चलो जी, एक और पे आ जाते हैं सर। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए डिवोट्स मोर टाइम। ये ऐसे लोग आ जाएंगे जो दिमाग खराब करेंगे, बोलेंगे मैंने ज्यादा वक्त दिया था। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में मैंने ज्यादा वक्त दिया है। तो ए कह रहा है ए विल गेट कमीशन, मुझे कमीशन मिलना चाहिए। प्रॉफिट के अलावा, ध्यान से सुनना, इन एडिशन टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा मुझे कमीशन भी दो। ये मांग रहा है, बताओ कितना परसेंट दे दें? 6% ना? नहीं देंगे? कमीशन देंगे? नहीं देंगे। बताओ आंसर क्या है इसका? डी। चलिए जी नेक्स्ट बोलिए ध्यान से। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। कह रहे भाई जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल। ध्यान से सुनो बेटा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या अपन प्रॉफिट देंगे कि नहीं? पहले ये बताओ, क्या कैपिटल के हिसाब से देंगे? कैपिटल रेशियो का मतलब होता है जितना जिसने कैपिटल लगाया उसके हिसाब से दे दो। क्या ये बात सही है? नहीं। कह रहे कि आपको सैलरी देनी है, किसको? वर्किंग पार्टनर्स को। भाई सैलरी तो देनी नहीं, वर्किंग नॉन वर्किंग तो बहुत दूर की बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे क्या हम 9%? नहीं ले सकते। ये सब गलत बात है। कौन सी सही है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुश्किल हुआ क्या इस क्वेश्चन में? चलो 24 बताओ तो जरा, ये मुश्किल है लग रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है बेटा इनके पास, ना रिटर्न है ना कुछ है, एग्रीमेंट है ही नहीं। बोलिए। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल, नहीं मिलेगा। इन्होंने लिखा है नॉट एंटाइटल। क्या नहीं मिलेगा? बोलो। सैलरी मिलेगा क्या?
कमीशन मिलेगा क्या, प्रॉफिट तो मिलेगा, ठीक है, तो आंसर बोलो डी, दोनों नहीं मिल रहा था, ए एंड बी। चलिए जी नेक्स्ट, कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सही बात है या गलत है? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो देना है कि नहीं देना? बोलो सर, कहां से दोगे? प्रॉफिट से। समझ में आई बात? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा तभी देंगे। बताइए आंसर बेटा, कौन सा प्रॉफिट? अब यहां पे 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, समझा देता हूं। ये प्रॉफिट है वो जो हमने अर्न किया, ये रिजर्व्स मतलब हमारा जमा पूंजी पुराना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी मतलब है पुराना प्रॉफिट, पिछला इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट्स। हाँ जी, प्रॉफिट पड़ा हुआ है बस। तो और ये गुडविल तो नाम और शोहरत होता है, तो हम कहां से दे सकते हैं उसको? सिर्फ प्रॉफिट होगा तो देंगे, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं है तो पुराने वाले रिजर्व से दे दो भाई साहब। ये सब काम हम नहीं करने वाले। चले आगे सर, चलो बस यहीं तक आज के लिए, ये 25 तक था। क्लियर है ना आपको? आज के लिए यहीं करेंगे, बाकी आगे के टॉपिक के क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।